नमस्कार। आप तमाम लोगों का वैज्ञानिक चेतना साइंस वेब पोर्टल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछला फेसबुक लाइव में आपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये लाइव देखा था, उनसे जुड़े थे और अब बदले हुए रूप में तकनीकी कारणों से उसका नाम वैज्ञानिक चेतना करना पड़ा। तो इस वैज्ञानिक चेतना साइंस वेब पोर्टल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है कोविड संकट के मौजूदा दौर में विज्ञान लेखन एवं विज्ञान संचार की चुनौतियां। कोविड के मौजूदा दौर से हम और आप वाकिफ हैं और इन संकटों में विज्ञान लेखन और कहें कि साइंस कम्युनिकेशन का सवाल एक बड़ा सवाल है जिसकी परेशानियां हैं। आज वक्ता के रूप में हमारे सामने मौजूद हैं इंजीनियर अनु सिन्हा। देश के प्रमुख वैज्ञानिकों में से सीनियर साइंटिस्ट इंजीनियर अनु सिन्हा का जन्म 17 नवंबर 1949 को हुआ था। इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। बीटेक की पढ़ाई इन्होंने बीटेक केमिकल में 1971 में नागपुर यूनिवर्सिटी से पूरी। एमबीए फिनांस 1989 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरा किया। एमएससी इकोनॉमिक्स लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लंदन यूनिवर्सिटी यूके से पूरा किया। 1985 में श्री सिन्हा डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़ा। वहां इन्होंने विज्ञान प्रसार, एनसीएसटीसी राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद की अगुवाई की और फिर कई राष्ट्रीय कार्यक्रमों, जिसमें यदि हम प्रमुख रूप से चर्चा करें तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, जो आज देश ही नहीं दुनिया में बच्चों के लिए 10 से 17 साल के बच्चों के लिए प्रमुख एक साइंस इवेंट है, साइंस एक्टिविटी है। एनसीएससी में सन 2004 में YSA ईयर ऑफ साइंटिफिक अवेयरनेस के कार्यक्रम में और फिर 2005 में ईयर ऑफ फिजिक्स के कार्यक्रम में इनकी बहुत एक महती और प्रमुख भूमिका रही। इस तरह से कहें कि हम 1992 से लेकर 2011 तक इन्होंने एक महती भूमिका निभाई और आज एक विज्ञान लेखक और संचारक के रूप में इनकी एक प्रमुख भूमिका है। इस वैज्ञानिक चेतना साइंस वेब पोर्टल में सिन्हा साहब आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका अभिनंदन। नमस्कार जी, और आपका आभार, आपने वक्त निकाला इसके लिए, वैज्ञानिक चेतना के लिए। तो अब मैं अपने दर्शकों से चाहूंगा कि श्री सिन्हा इस विषय पे अपनी बात शुरू करें। श्री अनु सिन्हा। आनंद साहब और बाकी मित्र लोग, आपने आज मुझे मौका दिया है कि कुछ आप लोगों के सामने अपने विचार रखूं। जो ये मंच है आपका, ये बहुत एक्टिव है, मैं देख रहा हूँ, और कई मुझ जैसे स्ट्रगलर्स को मौका दे रहा है। तो इसलिए मैं बहुत आभार है मेरा आप लोगों को। जो आज का हम लोगों ने विषय रखा है वो आज के परिप्रेक्ष्य में, जहाँ इतना कोविड की वजह से आतंक फैला हुआ था पिछले कई महीनों, उस अवस्था में विज्ञान संचार, विज्ञान पत्रकार के क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं,
उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। मैं अपनी बात करीब आधे घंटे में रखूंगा आप लोगों के सामने, और कुछ मिली जुली भाषा रहेगी। कई हो सकता है कि बीच में मैं कुछ इंग्लिश टर्म्स यूज कर लूँ, परंतु अधिकतर हिंदी में ही बोलूँगा। और उसके बाद अगर आप लोगों का कोई प्रश्न होंगे, कुछ विचार होंगे, कुछ कमेंट्स होंगे, डिसएग्रीमेंट्स होंगे, एग्रीमेंट्स होंगे, तो उनको आप आनंद साहब के माध्यम से उनको हैंडल करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि साइंस कम्युनिकेटर जो होता है, विज्ञान संचारक जो होता है, और विज्ञान पत्रकार जो होता है, उसके सामने हमेशा ही कुछ चैलेंजेस रहते हैं। और सबसे पहले तो यही है कि जो पाठक गण हैं और जो संपादक है, दोनों ही के उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं, और उसकी बात से सहमत हैं या नहीं, उनके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और किस प्रकार से वो अपनी कला और मेहनत को प्रयोग में ला रहा है, जिससे कि दोनों ही पाठकगण भी और एडिटर्स भी उससे प्रसन्न रहें। जो हम लोग की विज्ञान है, वो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, लाइफ साइंसेज हो, स्टैटिस्टिक्स हो, या अप्लाइड साइंसेज हो, सभी का जिक्र भी होगा अपने लेखन में, और उसका प्रयोग भी होगा। और वो मेरा ख्याल है कि तब बेस्ट होता है जब उसकी भविष्य में क्या एप्लीकेशन हो सकती है, ये चीज हमारे आर्टिकल में, हमारे फीचर में, मीडिया में, न्यू डिजिटल मीडिया में, ये अगर उभर आ सके। दूसरी चीज के जो अच्छा पत्रकार है वो एनालिसिस करता है, और जितना वो अच्छा एनालिसिस कर पाएगा, मेरा ख्याल है उतनी ही उसकी रिपोर्ट अच्छी उभर कर निकलेगी। तो ये बहुत आवश्यक है कि हमें एनालिसिस करना आना चाहिए, और किस प्रकार से जो भी हमारा स्रोत हो, जहाँ से हमने ओरिजिनल नॉलेज, इंफॉर्मेशन पिकअप करी है, चाहे वो प्रिंट रिसोर्स हो या वो वेब रिसोर्सेज हो। और ये जो कोविड काल में तो अधिकतर वेब रिसोर्सेज पर लोगों का ज़्यादा डिपेंडेंस थी, क्योंकि मूवमेंट की कमियां थी। आपके पास स्टोरी बहुत बढ़िया भी हो, लेकिन आप उसको वेरीफाई करने के लिए शहर नहीं छोड़ सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, तो वेब रिसोर्सेज बहुत इम्पोर्टेंट हो गई थी, बोथ कंटेंट के लिए भी और आइडियाज के लिए भी। जो प्रेस रिलीज आती हैं, अब वो धीमे धीमे करके कम होती जा रही हैं इसी कारण में। तो अगर आपके सोर्सेस अच्छे हैं, आपने मेहनत करी है, आपने उनको बिल्डअप करा है, तो आपके पास अलर्ट्स भी आएंगे, ईमेल्स भी आएंगी, और एडवांस में आपके पास जल्दी से जल्दी इस प्रकार के स्टोरीज पहुंच जाएंगी, जिनको फिर आप विश्लेषण करेंगे, आगे उसमें अपना ध्यान देंगे, और एक समय के अपने को प्रतिबंध रखते हुए जल्दी से उसकी मीडिया में उसको देंगे छपने के लिए। तो मैं एक और भी चीज कहना चाहूँगा कि जो लोगों में परसेप्शन है साइंस का, वो अभी भी
बहुत बैलेंस्ड नहीं है। अधिकतर लोग जो है उसको या तो मैजिक समझते हैं, हाँ, कि या उसको बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देते हैं। हाँ, तो ये जो चाहे वो जैसे एड्स की बात करें तो आज भी ऐसे कई लोग हैं जो HIV से एड्स संक्रमित होती है इस बात पे विश्वास नहीं करते। हाँ, जो कोविड-19 के जो वैक्सीनेशन हैं, हाँ, उनको लगाने में अभी भी लोगों को हेजिटेंसी है। हाँ, कि जहाँ पे आम आदमी ही नहीं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने भी मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है, उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाने से अपने को परे रखा है। तो ये जो हेजिटेंसी है, ये पब्लिक परसेप्शन ऑफ साइंस पर एक तरह से प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्ट करती है। और हम लोगों को ये तो जूझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में अभी भी लेवल्स ऑफ लिटरेसी पुअर हैं, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस अनसेटिस्फैक्ट्री है, और ऐसे भी विचारधाराएं हैं जो कि हमारी पृथ्वी जो है फ्लैट है, हाँ, या कुछ जानवर जो हैं वो बहुत पवित्र हैं किसी और कारणवश, किसी कारणवश या उनके बॉडी पार्ट्स इम्पोर्टेंट हैं। देखो तो क्या प्रॉब्लम हुआ तो ठीक करते हैं। तो कोविड वैक्सीन के लिए जो नए सेयर्स हैं, तो इनको हम लोगों को कैसे डिस्कशन में लाना है और डिबेट करनी है उनके साथ, और ऐसे अपने विचार रखने हैं जो कि कन्विंसिंग हो। आई थिंक दैट इज द चैलेंज आज के परिप्रेक्ष्य में, which is somehow needs to be tackled by each of us, जो एक्टिव साइंस राइटर्स हैं और मुझ जैसे जो कि रिटायर्ड। जो प्रिंट मीडिया है, उसकी कुछ लोग कहते हैं कि अब वो डिक्लाइन पे है, कि जिस तरह से इंटरनेट और वेब और डिजिटल मीडिया आ गया, जो क्या प्रिंट मीडिया अब समाप्त हो जाएगा। मेरे विचार से ये अभी क्वेश्चन प्रीमेच्योर है, और अभी तो कम से कम अगले 1 दशक 2 दशक तो जर्नल्स भी रहेंगे, पत्र न्यूज़पेपर भी रहेंगे, और मैगजीन्स भी रहेंगी, छोटे बड़े। और जर्नलिज्म जो हम लोगों ने जैसे इसको प्रैक्टिस करा था वो अभी रहेगा। और हम लोगों को शायद शुरुआत जो नए पीढ़ी आ रही है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म कर रहे हैं, बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन करके, उनको प्रॉब्ली शुरुआती अपॉर्चुनिटीज तो प्रिंट मीडिया में ही ना तो इग्नोर करा जा सकता है और ना ही राइट ऑफ करा जा सकता है। तो और जर्नलिस्ट करते क्या हैं? they have to be able to interpret, है ना, all the जो रिसर्च जर्नल्स में जो जार्गन भरी भाषाओं में जो रिसर्च रिपोर्ट होती है, उसको न्यूज़ वर्दी कैसे बनाया जाए, ये जर्नलिस्ट का काम है, साइंस जर्नलिस्ट का काम है। हम लोग सिर्फ ट्रांसलेटर, अनुवादक नहीं है, ट्रांसलेटर नहीं है। तो ये हमारे सामने हमेशा ही चुनौती रही कि किस प्रकार से हम लोग अपने जो करंट रिसर्च है उसको कैसे आम आदमी तक, कॉमन मैन तक, ले पर्सन तक पहुंचाएं, जिसमें उसको अप्रिशिएट कर सके। परिप्रेक्ष्य में
it is even more tough and challenging. साथ में एक हम लोगों को हमेशा जो सचेत रहना पड़ेगा और कि क्या हम लोग जाने अनजाने में मार्केटिंग का काम तो नहीं कर रहे हैं। क्या हम किसी रिसर्च को जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो क्या उसमें किसी का अपना कमर्शियल इंटरेस्ट तो नहीं है। तो ये किसको बेनिफिट होगा इस किसी रिपोर्ट की, स्टडीज की रिजल्ट्स को हम लोग अगर लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये प्रश्न हमारे मन में रहना चाहिए जब हम अपनी रिपोर्ट बनाएं और जब रिपोर्ट हम जाने में वो गलती कर रहे हैं कि हम लोग खुद ही पार्ट ऑफ द कमर्शियल सेटअप बने जा रहे हैं। साथ में मैं ये भी कहूँगा कि हम लोगों को स्केप्टिसिज्म या क्रिटिकल थिंकिंग की बहुत आवश्यकता है। मेरे जो मित्र लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं साइंस कम्युनिकेशन में, साइंस जर्नलिज्म में, उनमें मेरा ख्याल है कि ये एबिलिटी बहुत अच्छी है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं और वो अपने फिर विचार वैसे ही डेवलप करते हैं कि जिसमें कि जब वो फाइनल आर्टिकल छपता है या रिपोर्ट बनती है या वीडियो फिल्म बनती है या डिजिटल मीडियम पे आता है तो उसमें ऐसे जो छुपे हुए मुद्दे हैं, जो मान लीजिए किसी इनकन्वीनियंट फैक्ट्स जो कि साइंटिस्ट या कंपनीज नहीं बताना चाहती हैं, तो उनके बारे में भी वो पूछते भी हैं और रिपोर्ट भी करते हैं और पब्लिक को आगाह करते हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या हैं या इसमें अभी कितनी वो है कॉन्फिडेंस लेवल हमारी कितनी होनी चाहिए या इसमें और हमें एडॉप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन परिस्थिति में इसको हम लोग को देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, क्या चीज़ डाउन प्ले करनी चाहिए और क्या चीज़ आगे बढ़ाना चाहिए। रेडियो और टेलीविज़न तो अभी भी रेडियो का भी कहा जा रहा था कि जैसे टेलीविज़न आया रेडियो की भी अब पीरियड ख़त्म हो रहा है, परंतु रेडियो ने रिवाइव किया है अपने जब से FM चैनल्स आ गए हैं, वर्ल्ड रेडियो भी आ गया है। तो कई जगह अभी भी रेडियो की पहुंच बहुत दूर तक है। लोग जो घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते हैं तो रेडियो ही सुनते हैं और तो रेडियो की कभी मतलब इम्पोर्टेंस मेरा ख्याल है कि अभी कई वर्षों तक चलेगी और ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म को रेडियो और टेलीविज़न दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा और उसमें कैसे रिक्वायरमेंट्स हैं और किस प्रकार से उसको इवॉल्व किया जा रहा है उसके बारे में ध्यान भी रखना चाहिए और हम लोगों को भी मेहनत करनी चाहिए कि जिसमें क्रिएटिविटी इनपुट्स आ सकें और उसका तक कैसे हम लोग पहुंच सकें। जो कोविड के परिप्रेक्ष्य में दो चीज़ें और कहना चाहूँगा। एक स्टैटिस्टिक्स को कम्युनिकेट करना हमेशा चैलेंज रहा है कि जब आप फिगर्स देते हैं तो आपने अगर कहा पेट्रोल का दाम 90 रुपये हो गया, 100 रुपये हो गया, तो हम लोग सब समझते हैं कि हमारी जेब जो है उसमें से 100 रुपये जाता है। लेकिन जब हम कहते हैं 20,000, 30,000, 40,000 हाँ इतने पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं या उनमें इतने परसेंटेज जो टेस्ट हुए उसमें इतने परसेंटेज पॉजिटिव केसेस आए या जो हॉस्पिटलाइज हुए उसमें इतने लोगों को या इतने परसेंटेज लोगों को या इतना रेशियो को
इस आज के डेटा में इतना है या किसी और राज्य में इतना था, इस राज्य में उतना है। तो ये एपिडेमियोलॉजी है, स्टैटिस्टिक्स हैं, जिनको प्रेजेंट करना मेरा ख्याल है कि बहुत चैलेंजिंग होता है। और कभी कभी बिल्कुल सरकारी तत्वाधान से जो रिपोर्ट निकलती है तो उसको एज सच हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। तो उसमें मेरा ख्याल है कि हम लोग पूरी ईमानदारी ख्याल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के पास एक तो समय कम होता है और दूसरा इन चीज़ों को समझाना, जिसके पास स्टैटिस्टिक्स का ज्ञान काफ़ी ना हो, उसके लिए ये काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। साथ में एक और जो मुद्दा मुझे लगा कि मुझे कहना चाहिए वो ये कि जो अच्छा पत्रकार होता है वो रिलेशनशिप बना के रखता है सोर्सेस के साथ। तो चाहे फिर वो अगर मेडिकल रिसर्च की बात करें तो उसके पास डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि उसके सोर्सेज जो हैं वो मेडिकल लेबोरेटरी में हैं, ये क्या हो रहा है या कोई नई चीज़ आ रही है या कुछ ऐसी चीज़ है जो स्ट्रेंज हो, जो अनफेमिलियर हो और क्रेडिबिलिटी जिसकी शायद कम है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग रिलेशनशिप्स बनाएं और उनको नर्चर करें। और अधिकतर जो बड़े अखबार हैं, जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं, जो बड़े टीवी चैनल्स हैं, वो अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स को, अपने साइंस राइटर्स को ये पूरा मौका देते हैं कि वो अपने रिलेशनशिप्स को, अपने सोर्सेस को मेंटेन करें और उनको कल्टीवेट करें, नर्चर करें और ऑफ कोर्स यूज़ करें। मेरा ख्याल है कि पिछले जो 1.5 साल 2 साल में जो एक उपलब्धि हुई विज्ञान पत्रकारिता को, वो ये है कि स्वास्थ्य पे और मेडिकल पे जो स्टोरीज हैं वो अब फ्रंट पेज पे आने लगी। एडिटोरियल पेजेस पे भी जो ओपिनियन एडिटोरियल कॉलम्स हैं, ऑफ एड कॉलम्स, वो कभी कभी मतलब हर सप्ताह में एक अच्छी वेल बैलेंस्ड रिपोर्ट कई अखबारों में, अंग्रेजी अखबारों में, हिंदी अखबारों में, रीजनल अखबारों में, रेडियो पे, टेलीविजन पे आ रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक उपलब्धि भी है। नहीं तो हम लोगों की जो हमने पहले शोध करी थी 90 में, 2000 के पहले दशक में, उसमें यही हम लोग कहते थे कि टोटल कवरेज साइंस स्टोरीज का वो पूरे एवरेज करके अगर लें तो 3%, 3.5%, 4% पे आता था। लेकिन यहाँ पे कोविड के वजह से हेल्थ रिपोर्टिंग और मेडिकल रिपोर्टिंग का फ्रंट पेज पे आ गई, मिडिल पेजेस पे भी आ गई, अगर जो बड़े फॉन्ट्स में आ गई, और लोगों में जागरूकता भी है और जानने की इच्छा भी है। तो मेरा ख्याल है कि वो बैकग्राउंड पे कैसे क्या हो रहा है, क्या ये वायरस जो है, जो भी वेरिएंट की बात कर रहे हैं, उसका किस तरह से असर पड़ेगा, कैसे हम लोग का बीच बचाव होना चाहिए, रख रखाव क्या होना चाहिए, क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो स्पेशलिस्ट के साथ बातचीत, इंटरव्यूज और डिबेट्स बहुत अधिक हो रही हैं। और मैं कहूँगा ये एक विज्ञान पत्रकारिता के लिए एक उपलब्धि भी है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज भी अब फ्रंट पेज पे लिए जा रहे हैं। जो मैं कहना चाहूँगा कि एक स्टोरी को लेके या एक इंसिडेंट को लेके ये भी संभव है कि 6-7 प्रकार से उसका ट्रीटमेंट करा जा सकता है और रिपोर्टिंग करी जा सकती है। कि
जो जैसे अगर कोविड का ही लिया जाए, जो बीमारी कैसी किस तरह से उसके सिम्टम्स पकड़े गए, क्या हो रहा था, या पेशेंट का अपने कैसे मतलब फीलिंग्स थी और उसको कैसे लाभ मिला, या जो ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी है कि कोई अकस्मात किसी की डेथ हो गई तो फैमिली को कैसे उसको प्रॉब्लम आ रही है, या जो भी मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव से एक ही इंसिडेंट में 6-7 स्टोरीज बन सकती हैं, जो कि सब एक तरह से विज्ञान की ही रिपोर्टिंग है। तो मेरे विचार से आप सब जो विज्ञान में इंटरेस्ट लेते हैं, विज्ञान पत्रकारिता में आप लोगों का विशेषज्ञ वो है स्टैंड, और जो इस मंच के साथ जुड़े हैं, विज्ञान चेतना मंच के साथ, आप सब लोगों को कुछ इसमें से बातें पसंद आ रही होंगी, कुछ अगर आप लोगों के विचार होंगे तो मैं पोस्ट करता हूँ, आप लोगों की बात सुनूंगा। साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि जो क्लाइमेट डिबेट है, कि क्या होना चाहिए, इसमें भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए, जो आगे विकसित देश हैं उनका, और जो अभी कम विकसित देश हैं किस प्रकार से उनको इसे हैंडल करना है, और क्या जो उससे कहीं जो वायरसेस हैं जिनसे हम लोगों को पिछले 1.5 साल से लड़ना पड़ रहा है, क्या इनका भी कहीं उससे जुड़ाव है क्या, क्योंकि लोगों ने अपने फूड हैबिट्स भी चेंज करे हैं, और शायद ऐसी जगह हम लोग पहुंच गए हैं जहाँ पे हम लोगों को नहीं जाना चाहिए था, और वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए थी जहाँ पे इस तरह के वायरस पल रहे थे, पनप रहे थे, और शायद हम लोग फ्यूचर में भी इस प्रकार की गलती करेंगे। आज हम लोग चमगादड़ की बात कर रहे हैं, तो कल हो सकता है कि सांप की बात हो, परसों किसी और जानवर की बात हो। हम लोग जब उनके हैबिटेट में जाएंगे और वहाँ से हंटिंग करेंगे और उन चीज़ों को खाएंगे, तो पॉसिबिलिटी तो है ही कि जर्म्स, वायरसेस वो एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज तक जाएंगे। तो मेरा ख्याल है क्लाइमेट डिबेट is also getting enlarged because of this। और साथ में ही कि जो हम लोग कृषि और इसके साथ जुड़ी हुई जो टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वो जीएम क्रॉप्स की हों, बायोटेक बीटी सीड्स हों, उसमें भी हम लोग जो है जल्दी ना करें, देखूंगा वो विचार हो जाएगा, परंतु उसको समझाएं और समझें। ऐसे ही जो पर्यावरण के साथ जो विकास का जो मेल है, उसको भी विज्ञान पत्रकारिता में मेरा ख्याल है कि ज़्यादा जगह मिलनी चाहिए। और हम लोगों के पास शायद कोविड की वजह से थोड़ा रिसेप्शन ज़्यादा है एडिटर्स के बीच में भी कि हाँ, ये भी एक अच्छा मुद्दा है, इस पर ध्यान रखना चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए। साथ में जो हम लोगों के अंधविश्वास हैं, जो कुरीतियां हैं हमारे समाज में, जिसकी वजह से जैसे इवन जो टीकाकरण है उसमें जो बाधाएं आ रही हैं, और वो लोग छोड़ नहीं सकते, और उसको हमें इस प्रकार से हैंडल करना पड़ेगा जिससे कि उस पर चर्चा हो, विवेक जागे, और जो लोग बॉर्डर पे बैठे हैं, फेंस पे बैठे हैं, या जो लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हमारी विचारधारा, चाहे फिर वो धार्मिक लीडर्स हों, चाहे वो सामाजिक लीडर्स हों, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हों, चाहे वो एंटरटेनमेंट की जगत से पर्सनालिटीज हों, तो इन सब के बारे में मैं ये कहूँगा कि जो हमारी कुरीतियां हैं और जो अंधविश्वास हैं, उनको वो किस प्रकार से
टैकल करते हैं, समझते हैं और समझाते हैं। ये एक हमारे सामने कंटिन्यू चुनौती है और उसको हम लोग कैसे आगे बढ़ाएंगे, वो विज्ञान पत्रकारिता के सामने एक मौका है। तो मैं अपनी बात को यहीं पे रोकूंगा और मैं यही कहूँगा कि विज्ञान पत्रकारिता ने अभी बहुत पोटेंशियल है, बहुत स्कोप है और जितना भी इस समय आप सब कर रहे हैं वो सराहनीय है, परंतु और उसमें हम लोगों को मेहनत करने की आवश्यकता है। आप सब लोगों ने ध्यान से मेरी बात सुनी, कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद साहब, आपने मुझे मौका दिया और इस मंच में बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सिन्हा साहब। कुछ सवाल हैं जो मैं चाहूंगा कि आपसे चीजों को समझने में सुविधा हो। अभी अंधविश्वास की बात आपने कही और इस कोविड दौर में कई सारी बातें वैसे अंधविश्वास वाली आई जहां लगा कि उससे बहुत नुकसान हुआ है उस तरह की चीजों से। एक खतरा है, विज्ञान की समझ स्पष्ट हो ये अच्छी बात है, लेकिन जब कई सारी वैसी बातों को जो अवैज्ञानिक है लेकिन कुछ लोग उसे वैज्ञानिक कह करके समाज के बीच ले जाते हैं या परोसते हैं तो भ्रांतियां पैदा होती। आम आदमी उतना नहीं जानता, उनके लिए वो समझ में नहीं आता विज्ञान क्या है क्या नहीं है। और व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए बहुत सारी सूचनाएं जिस तरह से जाती हैं कि कई बहुत ही अवैज्ञानिक बातों को, अतार्किक बातों को विज्ञान सम्मत कहकर या वैज्ञानिक कह करके लोग परोसते हैं। आप कैसे देखते हैं इसको और कैसे इन चीजों को नियंत्रित किया जा सकता है कि विज्ञान अपने सही स्वरूप में लोगों को सामने आए? बहुत बढ़िया बात करी आपने कि जो दुरुपयोग है मीडियम का, किसी भी मीडियम का, वो बड़ा ही हानिकारक हो सकता है। और आपने सही बताया कि जो व्हाट्सएप है और जो सोशल मीडिया है वो इतना तेजी से समाचार भी फैलाता है और अफवाह भी फैलाता है और कभी-कभी इतने अट्रैक्टिव फॉर्म में फैलाता है कि आपका फौरन उस पर अटेंशन भी जाता है और विश्वास भी हो जाता है आपको कि ये सही है। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि जब भी हम लोगों की नज़र में अगर कोई आता है इस प्रकार की चीज़ जो जिसमें शंका होनी चाहिए, जिसमें हमें और विचार करने की आवश्यकता है, जहाँ और स्टडी करने की आवश्यकता है, तो हम लोगों को फौरन इसको मार्क करना चाहिए। और शायद विज्ञान प्रसार या कोई संस्था ऐसी भी होनी चाहिए जो कि इसको सही मायने में देखे भी और समझाए भी और वापस उसी मीडिया में बतलाए कि इसमें क्या सच्चाई थी और क्या सच्चाई नहीं थी। कुछ टेलीविज़न चैनल्स में मैंने देखा है कि शायद समय वो अनुकूल नहीं है रात के 10 बजे, साढ़े 10 बजे, लेकिन वो कभी-कभी विशेषज्ञों के सामने भी चर्चा करते हैं कि इस प्रकार की लोगों में शंका है, हाँ, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है। और फिर वो स्पेशलिस्ट से, विशेषज्ञों से के मुंह से मतलब बात कहलवाते हैं कि भाई ये बात सही है या ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई भी मीडियम हो उसके सामने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो रेडियो टेलीविज़न हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, कि हम लोग कोई चीज़ अगर देख रहे हैं, कह रहे हैं, हाँ, जिस पे
पूरी तरह से विश्वास नहीं हो सकता क्योंकि उसमें सच्चाई पूरी नहीं है, तो उसको हम लोगों को टैकल करना चाहिए, ना कि उसको हम लोग अनदेखा कर दें, जो कि कभी कभी होता है कि अनदेखा कर दो। तो आपने अच्छा प्रश्न पूछा। मैं चाहूंगा कि मतलब हम लोग की तरफ से। चलिए, धन्यवाद हिना साहब। एक अगला प्रश्न हम बच्चों से जुड़ा हुआ पूछना चाहेंगे। आपका संपर्क और संबंध मैं कहूँ कि बाल विज्ञान कांग्रेस से लंबे समय तक रहा, आप जुड़े रहे। एक बच्चों में वैज्ञानिक समझ के विकास के लिए, वैज्ञानिक सोच के विकास का वो कार्यक्रम था, और आज बच्चों के बीच वो गतिविधियां बहुत सारी विज्ञान की चल रही। आज जब ये कोविड-19 का दौर है और बच्चे स्कूलों से दूर हैं, अपने घरों में सिमटे हुए हैं, वो पढ़ाई से दूर हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, लेकिन स्कूल नहीं जा पा रहे, उनकी कोई एक्टिविटी नहीं हो पा रही, क्रिएटिव एक्टिविटी से दूर हैं, अपने दोस्तों से दूर हैं, अपने खेलकूद से दूर हैं। तो वो घरों में वो कैद बच्चे, जहां उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, और उनके साथ संवाद या संचार एक जरूरत है। हम बच्चों के साथ संवाद करें, बच्चों को जोड़ें। कैसे? कैसे बच्चों के साथ हम इंटरेक्शन बढ़ाएं, कम्युनिकेशन बढ़ाएं, संवाद बढ़ाएं? बहुत पेचीदा सवाल है, क्योंकि जो स्कूल के या गवर्नमेंट की तरफ से जो शिक्षा प्रणाली चला रहे हैं, वो इन बातों को पूरा महसूस कर रहे हैं कि इतने महीनों से बच्चे जो हैं वो अपने अपने घरों में बंद हैं, और ये ऑनलाइन क्लासेस तो बड़ी ही सीमित हैं। हाँ, कि आप थोड़ा भी टाइम में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि बहुत बड़ी परसेंटेज विद्यार्थियों की वो ऑनलाइन का फायदा नहीं उठा पा रहे, क्योंकि घर में कितने स्मार्टफोन्स होंगे। हाँ, अगर आपके घर में 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं तो कितने स्मार्टफोन्स हैं आपके, कितने लैपटॉप्स हैं आपके पास। हाँ, तो वो उसमें भी शेयर करते हैं। लाइट पावर सप्लाई कितनी देर रहती है। जो शिक्षक बंधु हैं वो भी पूरी अगर मेहनत करते हैं तो भी उनका पास बहुत महीने लग गए उनको इस मीडियम को समझने के लिए और उसको सही तरीके से प्रयोग करने के लिए, तो वो बहुत समय बीता उनका। और अब जो है कह रहे हैं कि स्कूल्स खुल भी जाएंगे, अगर जो कुछ स्कूल्स कुछ राज्यों में अगले 1-2 महीने में खोल रहे हैं, तो कितने बच्चे वापस शिक्षा के साथ जुड़ेंगे और स्कूलों में जुड़ेंगे, वो एक बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह रहेगा। खास करके क्योंकि ये लड़के लड़कियां जो उनको स्कूल में जाना चाहिए था, वो जब गृह कार्य में लग गई या कोई प्रोडक्टिव काम में लग गई, गाय चराने में लग गए, बकरी चराने में लग गए, तो उनके लिए वो जो इनकम सोर्स हो गई, वो उससे फिर से छूट के फिर से स्कूल में पहुंचना इज गोइंग टू बी अ चैलेंज। तो ये तो कई मायने में बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। मैं भी अपने घर में भी देखता हूँ, मेरे नातिन वो स्ट्रेस में रहते हैं। क्योंकि हम लोग पहले कहते थे उनको कि स्क्रीन टाइम कम करो, स्क्रीन टाइम कम करो, और अब जो हम लोग कहते हैं कि लैपटॉप के सामने बैठो और पढ़ाई भी करो और फिर लैपटॉप के सामने बैठ के अपना असाइनमेंट भी करो। तो ये बाकी टाइम जो फिर क्योंकि बाहर नहीं जा सकते तो टेलीविजन देखो, तो ये एक बड़ी समस्या है। और मेरा ख्याल है कि हमारे जो मेंटल हेल्थ के स्पेशलिस्ट हैं, उनको साइकियाट्री में, साइकोलॉजी में उनको आगे आना पड़ेगा और कोशिश ये करनी पड़ेगी कि इन बच्चों को जैसे ही नॉर्मल सिचुएशन परमिट करती है वैसे ही इनको वापस स्कूल में ले जाएं, और इनका जो अपने बचपन का जो 1 वर्ष इनका या 1.5 वर्ष जो खो गया है, और उसमें जो इनकी जो उभर के आना चाहिए था, इनका जो डेवलपमेंट विकास होना चाहिए था जो अटक गया है, उसको कैसे कोप अप कर सकें। तो ये एक चुनौती रहेगी। जो हमारी नई एजुकेशन नीति तो बन गई,
लेकिन उस समय जब बन रही थी तो ये मुद्दा इतना प्रभावी नहीं था जो कि पिछले 1.5 साल में हुआ है। तो हम लोगों को कहीं प्रैक्टिकल चीज़ें लानी पड़ेंगी और इसमें मेरा ख्याल है मेंटल हेल्थ के इश्यूज बहुत ज़रूरी हैं कि इनको एड्रेस करा जाए, और नहीं तो ये बच्चे जो हैं वंचित रह जाएंगे अपने बचपन से, और वो सही बात नहीं है। थैंक यू सिन्हा साहब। अब एक सवाल भी और थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्रों से ही, आप लंबे समय तक जुड़े रहे विज्ञान प्रसार से भी, एनसीएसटी से भी, और विज्ञान लोकप्रियकरण या वैज्ञानिक जागरूकता के कई अभियान चले। 22 से उसमें से एक बड़ा इवेंट था, खुद मैं उसका एक पार्ट था, जुड़ा हुआ था उस कार्यक्रम से, और मैं समझता हूं कि देश के बड़े हिस्से तक वो अभियान पहुंचा, 500 से ज्यादा जिलों तक वो अभियान पहुंचा था। इतने सतत गतिविधियों के बाद भी 21वीं सदी के मौजूदा दौर में अंधविश्वास घटने के बजाय उसमें बढ़ोतरी ही हो रही है। बाबाओं का जन्म हो रहा है और लोग उसके शरण में जा रहे हैं। झारखंड जैसे राज्य में डायन हत्या की खबरें आती हैं, डायन के नाम पे परिवार को खत्म कर दिया जाता है। तो 21वीं सदी में विज्ञान और तकनीक की प्रगति एक ओर है और अंधविश्वास का बढ़ते जाना दूसरी ओर है। क्या कारण लगता है आपको, क्यों ऐसा हो रहा है, और विज्ञान संचारक के रूप में क्या भूमिका? देखिए, अब पिछले कई वर्षों से तो मैं सरकारी उससे दूर रहा हूँ। जो इस समय भारत सरकार ने जिनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में जो चार्ज दिया है, उनके सामने चुनौतियां हैं और किस तरह से वो इसको देख रहे हैं, वो तो एक बात हुई विज्ञान प्रसार में भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। जो मेरे पास जो एक एनजीओ है, नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, हम लोग इसके माध्यम से प्रयत्न करते हैं कि जितना भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उससे हम लोग ये ऐसे इश्यूज को उठाएं और उनको एड्रेस करें। जो इनफॉर्मल मेरे स्रोत व्यक्ति हैं, जो पुराने मित्र हैं, उनसे बात सुनते रहते हैं हम लोग कि भाई कहाँ पे क्या हुआ, और जो कभी कभी कहीं अच्छा काम भी होता है तो उसको हम लोग सोशल मीडिया के ही द्वारा रिपोर्ट भी करते हैं। परंतु हाँ, आपने जो मुद्दा उठाया वो मेरा ख्याल है कि उस तरफ चिन्हित करता है कि आवश्यकता है कि हम लोग फिर से जत्था जैसी एक प्रक्रिया को स्वरूप दें, और उसको आज के परिप्रेक्ष्य में जो कुरीतियां हैं, जो अंधविश्वास हैं, उनको देखते हुए एक बड़ा कैंपेन लॉन्च करें और इसको एड्रेस करें। और नहीं तो हम लोग जो है जितना आगे बढ़े हैं शायद उससे ज्यादा पीछे की तरफ धकेले जाएंगे। तो ये एक पॉइंट रहा। दूसरा ये कि जो हमारी राजनीति है उसमें शायद कुरीतियों की और अंधविश्वास की जगह बहुत ज्यादा है, विच इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो ये इसको मतलब टैकल करने के लिए आवश्यक है कि शायद थोड़ा सा वो जो लेफ्टिस्ट विचारधारा है उस प्रकार के लोगों को आगे आना पड़ेगा और इन चीज़ों को चैलेंज करना पड़ेगा। तो पब्लिक से ही और पब्लिक के साथ ही जुड़ के इन चीज़ों को शायद एड्रेस करना भी आवश्यक है। अब मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा सकता, मैं ना आप जाते हैं, मैं जानता हूँ कहीं
ये इशू पॉलिटिकल भी है। तो इसमें भी हम लोग को मेरा ख्याल है कि ऐसे लोगों को शायद उभरने का मौका मिलना चाहिए जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खड़े होके कन्विंस कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ में क्या हानि है और इसको कैसे टैकल करना चाहिए। जो हम लोगों ने वो बनाया था एक ट्रेनिंग मॉड्यूल जिसमें आप लोगों के भी कई एक्टिव वॉलंटियर्स आए थे जिन्होंने मिरेकल्स के पीछे जो विज्ञान उसका पूरा डेमोन्स्ट्रेशन बनाया था। तो उसका असर हुआ कई क्षेत्रों में हुआ, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि जब तक वो जड़ ना पकड़ ले उसको अगर आपने छोड़ दिया तो फिर वो जो बाकी फोर्सेस हैं जिनको उसमें इंटरेस्ट है वो जो है इन चीज़ों को कुछ वर्षों में फिर से पछाड़ देती हैं। तो मेरे पास सतबीर जी का वो आ रहा है कि कला जत्था के माध्यम से ऐसी बातों को उठाया जाना चाहिए। सतबीर जी मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। और हरियाणा विज्ञान मंच जो है वो आज भी उनके एक्टिविस्ट हैं जो कि इन इश्यूज पे टेकअप करते हैं, आपसे भी करते हैं जानता हूँ। और भी कई अच्छी जगह पे बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण हैं जहाँ पर लोग अपने लोकल रीजनल लेवल पे काम कर रहे हैं, लोकल लेवल पे काम कर रहे हैं। और आवश्यकता है कि ऐसे लोगों को एक्नॉलेजमेंट भी मिले और सपोर्ट भी मिले। तो गवर्नमेंट से और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी प्रपोजल जब देते हैं उनके पास तो उनको लिबरली देखें और जहाँ तक पॉसिबल है उनको सपोर्ट करें, क्योंकि नहीं तो हम लोग 35 साल के बाद भी अगर वहीं के वहीं हैं तो ये एक चिंता की बात है। सिन्हा साहब, एक सवाल विज्ञान लेखन से, छोटा सा सवाल। विज्ञान लेखन की बेहद जरूरत है। आप विज्ञान प्रसार में रहते हुए भी और बाद में भी विज्ञान लेखन से जुड़े रहे हैं या देखते रहे हैं, तो हिंदी में और या क्षेत्रीय भाषाओं में कहें कि विज्ञान लेखन की क्या स्थिति है, साइंटिफिक राइटिंग की क्या स्थिति है आपकी जानकारी में, आपकी नजर में, हिंदी में और क्षेत्रीय भाषाओं में? जब 15 साल 20 साल पहले करीब देश में 8-10 विश्वविद्यालय थे, ऐसे विद्यापीठ थी ऐसी जहाँ पे साइंस जर्नलिज्म के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज चलाए गए। और इस उम्मीद से चलाए गए थे कि यूजीसी जो है उनको कुछ वर्षों में हमारा सपोर्ट टेपर हो जाएगा और यूजीसी उनको टेक ओवर कर लेगी। पुडुचेरी में हुआ, मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी में हुआ, इंदौर में हुआ, लखनऊ में हुआ, बहुत सी यूनिवर्सिटी, जौनपुर में हुआ। जब भारत सरकार का मतलब डीएसटी का सपोर्ट यह जैसे टेपर ऑफ किया गया, वो यूजीसी ने उसको उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा। तो मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के तो बहुत से यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट में भी और पब्लिक में भी, गवर्नमेंट में भी, परंतु साइंस जर्नलिज्म पे इस प्रकार की जो एफर्ट्स हैं वो बहुत कम हो गए। तो जो मेरे संपादक मित्र हैं वो तो बहुत इस बात से विचलित रहते हैं कि कहाँ से उनको साइंस के लिए रिपोर्टिंग के लिए अच्छे कॉरेस्पॉन्डेंट्स मिलेंगे। अभी आपको बता दूं कि एक फाड़ा में यूनिवर्सिटी है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, उनके साथ मिलके हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसके लिए हमें अनुदान मिला है NCSTC डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो वो करीब 8 हफ्ते का प्रोग्राम होगा साइंस जर्नलिज्म पे।
और अगर वो लोगों को अच्छा लगा, उसका फीडबैक अच्छा रहा, तो हम लोग प्रयत्न करेंगे कि और भी राज्यों में और अलग अलग जगह इस प्रकार के कोर्सेज दोबारा रिवाइव करे जाएं। साथ में मेरा ख्याल है कि अच्छी रिसोर्स बुक भी नहीं है, जो कि विज्ञान संचार और विज्ञान पत्रकारिता को युवकों को एड्रेस करती हो, उनकी रिक्वायरमेंट्स को। तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए भी जल्दी ही एक अच्छी रिसोर्स बुक बननी चाहिए और पब्लिक में अवेलेबल होनी चाहिए। तो अगर ये दो चीज़ें करी जाएंगी तो मेरा ख्याल है कि कुछ हद तक इस इशू को टैकल करा जा सकता है। बट आपने अच्छा पॉइंट है सर। जी जी, एक और प्रश्न, अंतिम प्रश्न मैं समझूं इसको। आप एक विज्ञान के राष्ट्रीय नेटवर्क NOSTC के चेयरमैन हैं। इस जो एक बड़ा मंच है देश भर के विज्ञान गतिविधियों से जुड़े संगठनों का, और देश भर के मुझे लगता है कि लगभग 100 से भी अधिक संगठन, छोटे बड़े जुड़े हुए संगठन हैं। तो NOSTC की क्या योजना है विज्ञान संचार को आगे बढ़ाने में, लोगों तक के वैज्ञानिक के समझ को ले जाने में कैसे क्या भूमिका निभाएगा? क्या भविष्य की योजना है NOSTC की? एक चेयरमैन के रूप में आप कैसे इसको देख रहे हैं? मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, परंतु मैं आपसे निवेदन ये करूंगा कि आप फिर आमंत्रित करें और सिर्फ वही मुद्दा रखा जाए, और मैं आपको आधे घंटे का विचार रखूंगा अपने सामने। कई चीजें हैं इसमें, और आप लोगों के विचार भी उसमें मतलब बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। सिर्फ एक चीज बता दूं कि 2022 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है बेसिक साइंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो यूनेस्को ने उसको अंकित किया है। तो इस पे हम लोग ऑलरेडी एक राष्ट्रीय प्रोग्राम बना रहे हैं और कई अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हैं और संस्थाएं भी अपने पूरे NOSTC की। तो वो तो एक प्रोग्राम 2022 का है, और 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। तो ज्वार और जितने ये मिलेट्स हैं इन सब पे, तो वो भी हम लोग उसका भी प्रोग्राम नियोजित कर रहे हैं। तो ये 2022 और 2023 के दो मेजर प्रोग्राम्स हैं। परंतु लंबा समय ना खींचते हुए मैं आपके साथ बैठना चाहूँगा और पूरी तरह से आप लोगों के विचार भी लूंगा और अपने विचार रखूंगा सामने। ठीक है सिन्हा साहब, एक बेहद न सिर्फ कहें कि रोचक, सरल या बहुत कम्युनिकेटिव रहा ये संवाद। देश के अलग अलग हिस्से से कई सारे मित्र इसमें शामिल हैं, जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, और सचमुच में एक मकसद इस वैज्ञानिक चेतना मंच का ये रहा है कि हम एक संवाद कायम करें उन तमाम दोस्तों से, उन तमाम संगठनों से जो कहीं न कहीं विज्ञान संचार से जुड़े हैं, साइंस विज्ञान लेखन से जुड़े हैं या विज्ञान संचार से जुड़े हैं, ताकि एक चुनौती के रूप में जो हम आज महसूस करते हैं, कोविड काल में ज्यादा महसूस कर रहे हैं कि साइंस कम्युनिकेशन यदि बेहतर हो तो हमको वहां से उबरने में सुविधा होती। एक सवाल आपने भी उठाया कि आज कई जगह वैक्सीनेशन में समस्या आ रही है, कई जगह लोग उसका विरोध कर रहे हैं, असहमत हैं, या कई जगह है कोविड को लेकर जो उसके मानक हैं, जो सुरक्षा मानक हैं, उसका पालन नहीं कर रहे, लापरवाही बरतते हैं और सावधानी बरतते हैं, और जिसकी वजह से आज हम फिर तीसरे लहर की चर्चा करने लगे हैं या चिंता हुई कि देश फिर तीसरी लहर की ओर बढ़ रहा है। तो इसका एक समाधान था कि यदि लोगों में वैज्ञानिक जागरूकता का काम चले, लोग साइंटिफिकली अवेयर हों, जागरूक हों, तो ये सुविधा जरूर होगी कि लोग शिक्षा के सवाल पे, स्वास्थ्य के सवाल पे, और पोषण का जो सवाल है और अन्य सवालों पर भी, पर्यावरण का सवाल है, ज्यादा सजग होंगे, चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, सही स्टैंड लेंगे। तो एक हिस्से की बात हुई, बातें काफी अभी आपसे और करनी है मुझे। आपने ठीक ही कहा
कि हम लोग अगली बातचीत फिर हम लोग करेंगे। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा लगा आप लोगों अन्य से सारे मुद्दों पर बात करके, और जी फिर मौका मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। जी जी जी। तो और बहुत बहुत आभार और नमस्कार। धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। हाँ।